तो वापस मैं कंटिन्यू करती हूँ कि अब पति क्या है, भरण पोषण नहीं कर रहा, ससुराल में पत्नी को लाके तो बैठा लिया, बच्चे भी हो गए, अब उसको उसका डेली रूटीन का जो खर्चा है, खान पान है, वो भी नहीं उठा रहा है। तो पत्नी को ये अधिकार है कि वो उसके विरुद्ध शिकायत कर सकती है भरण पोषण प्राप्त करने के लिए, बच्चों का भरण पोषण प्राप्त करने के लिए। यानी हर महिला को ये अधिकार है कि वो पति से अपना भरण पोषण करवाए। अगर पति सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मत कमाओ हो, सक्षम नहीं है, यानी कोई उसमें अयोग्यता है या कोई अयोग्य हो जाए, सक्षम नहीं होने पर ससुराल वाले, पति नहीं कर पा रहा तो ससुराल वालों पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उस महिला और उसके बच्चों का भरण पोषण करें। और अगर ससुराल वाले भी सक्षम नहीं है तो हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बना होता है, वो उस वक्फ बोर्ड में आवेदन कर सकती है कि मुझे मेरा और मेरे बच्चों का भरण पोषण प्राप्त करने के लिए पैसे दिए जाए या भरण पोषण किया जाए। तो वहां पर राज्य का स्टेट का जो वक्फ बोर्ड होता है वो उस महिला और उसके बच्चों का भरण पोषण करेगा। इसके बाद में आता है भरण पोषण, ये तो क्या शादी रहने के दौरान भरण पोषण था। अब आता है अगर किसी महिला का डाइवोर्स दे दिया जाए, तलाक दे दिया जाए, विवाह विच्छेद कर दिया जाए या उसके पति की मृत्यु हो जाए और वो महिला क्या है, इद्दत बिता रही है, इद्दत की अवधि में रहती है, यानी इद्दत अवधि में कौन भरण पोषण करेगा। तो अगर पति जीवित है, तलाक दिया है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी उसके पति की आती है कि वो उस इद्दत अवधि में उसका भरण पोषण करे, यानी उसका खर्चा पानी उसका पति, जिसने उसको तलाक दिया है, वो ही खर्चा पानी उसका पति ही चलाएगा। और अगर पति की मृत्यु हो जाए और फिर वो इद्दत बिता रही है तो पति के नाते पति की संपत्ति जिस भी व्यक्ति ने ली है पर ये जिम्मेदारी आ जाती है, जिसने संपत्ति ली है उस पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उसकी महिला, उसकी पत्नी और उसके बच्चों का भरण पोषण करेगा। ठीक है, तो यानी इद्दत की अवधि में भी महिला को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। अब वो कब तक इद्दत भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, ये एक विवाद का विषय है। अलग अलग केस आए, अलग अलग एक्ट आए, अधिनियम आए, तो इसमें निष्कर्ष ये निकला कि कोई भी महिला जब तक सेकंड मैरिज, पुनर्विवाह नहीं कर लेती तब तक पूर्व पति से या पति के नातेदारों से जिन्होंने संपत्ति ली है उनसे भरण पोषण प्राप्त करेगी। लेकिन वो कब तक करेगी, इद्दत की अवधि में ही, यानी जो जितना भी भरण पोषण वो सारा उसको इद्दत की अवधि में मिल जाएगा, जब तक कि वो रीमैरिज यानी पुनर्विवाह या सेकंड मैरिज नहीं कर लेती है, तब तक का भरण पोषण उसको इस इद्दत के टाइम विद इन इद्दत पीरियड, यानी उस इद्दत की अवधि में ही भरण पोषण, संपूर्ण भरण पोषण, यानी या कोई प्रॉपर्टी दे दे या उतना भरण पोषण कर दे जितना कि वो जब तक सेकंड मैरिज, पुनर्विवाह नहीं करती है तब तक के लिए सफिशिएंट खर्चा उसको वसूल हो जाए या भरण पोषण प्राप्त हो जाए। उसके बाद में आता है कि कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें तलाक हो जाता है, बच्चे छोटे हैं और तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, तो वहां पर अब बच्चे की कस्टडी, यानी बच्चे किसके पास रहेंगे, किसके पास उसकी अभिरक्षा रहेगी, कस्टडी कौन रखेगा, माँ लेगी या पापा लेंगे, माँ या पापा में से कौन उसकी कस्टडी रखेगा। तो अगर विवाह विच्छेद, डाइवोर्स हुआ है, तलाक द्वारा या डाइवोर्स हुआ है, तो वहां जब तक बच्चा, एज ध्यान से सुनना, कि लड़का है तो 7 वर्ष, लड़का 7 वर्ष और लड़की वयस्क होने तक, लड़का 7 वर्ष और लड़की वयस्क होने तक
अपनी माँ की कस्टडी में रहेगी, यानी उसकी माँ को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने लड़का है तो 7 वर्ष तक अपने पास रख सकती है, और लड़की है तो वयस्क होने तक यानी 18 वर्ष की होने तक अपने पास में रख सकती है। ये माँ क्या होती है मुस्लिम विधि में? माँ कभी नैसर्गिक संरक्षक नेचुरल गार्जियन नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ उसकी कस्टडी यानी वो अभिरक्षा में रख सकती है, यानी देखभाल कर सकती है। लीगल गार्जियन नहीं होती है माँ मुस्लिम विधि में। सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अपने बच्चों की कस्टडी रख सकती है, अभिरक्षा रख सकती है। लड़का है तो 7 वर्ष तक रख सकती है, और लड़की है तो उसके अवयस्क रहने तक या उसके मेजर होने तक यानी 18 वर्ष की आयु तक वो लड़की को अपने पास में रख सकती है। इसके बाद में आता है कि उत्तराधिकार कि बेटी को अपने पिता की संपत्ति में कितना हिस्सा मिल सकता है, या कोई महिला उसके पति की संपत्ति में उसका कितना हिस्सा होता है। उत्तराधिकार एक तो क्या है, फर्स्ट बात ये आती है मुस्लिम में कोई पैतृक संपत्ति नहीं होती है, यानी जिस व्यक्ति के पास में वो संपत्ति है तो वो उसी की होती है। ऐसा नहीं कि मेरे दादा की है तो पोते मांग ले या पोतियां मांग ले, ऐसा नहीं होता है। पिता के पास आ गई तो वो संपूर्ण संपत्ति, पूरी की पूरी संपत्ति पिता की ही मानी जाएगी जब तक पिता जीवित रहता है। उसमें बेटा या बेटी अधिकार पूर्वक मांग नहीं कर सकते हैं। अब पिता की संपत्ति है तो या तो वो क्या है, वसीयत करके किसी को भी दे सकता है, चाहे अजनबी व्यक्ति है तो उसको भी दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसकी खुद की संपत्ति है तो वो गिफ्ट भी कर सकता है, किसी को हिब्बा कर सकता है या वसीयत कर सकता है। वसीयत में वो किसी भी अजनबी व्यक्ति को भी संपत्ति दे सकता है। वसीयत में कितनी दे सकता है? 1/3 प्रॉपर्टी, कुल प्रॉपर्टी का 1/3 भाग वो वसीयत कर सकता है। अब आता है वसीयत की नहीं, मान लो किसी व्यक्ति ने ना ही अपनी प्रॉपर्टी का उसने गिफ्ट किया, ना ही वसीयत की, कुछ भी नहीं किया और ऊपर चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की, उसने अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ भी नहीं किया और मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में क्या, उत्तराधिकार, विल खुलती है। उत्तराधिकार यानी कुछ भी नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी था उसने कुछ भी नहीं किया तो उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उत्तराधिकार में मिलती है। उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो सक्सेसर होते हैं, यानी उत्तराधिकारी में कौन होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसके मम्मी पापा होते हैं, उसकी वाइफ होती है और दूर के रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो अब उस उत्तराधिकार में एक उसकी पत्नी को कितना हिस्सा मिल सकता है, उसकी बेटी को कितना हिस्सा मिल सकता है। तो पत्नी को कुल प्रॉपर्टी में कुल प्रॉपर्टी का पत्नी को हिस्सा 1/8 मिलता है। अगर वसीयत नहीं की है तो उत्तराधिकार में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी पत्नी का पत्नी को 1/8 हिस्सा मिलता है। और अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी, मैं यहाँ सिर्फ महिलाओं के अधिकार बता रही हूँ, पुरुषों के नहीं बता रही, इसलिए महिलाओं के हिस्से बता रही हूँ। और अगर उस महिला के उस पुरुष के माता जीवित है, उसकी मम्मी जीवित है, तो उसको कुल प्रॉपर्टी का 1/6 हिस्सा मिलेगा। और अगर बेटी है उसके और कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, एक ही बेटी है और कोई बेटा नहीं है, तो उस बेटी को 1/2 आधा हिस्सा मिलेगा। और अगर बेटियां ज्यादा है, किसी पुरुष के बेटियां ज्यादा है और बेटे भी हैं, तो वहां पर
उन सारी बेटियों को, चाहे 2 है, 4 है, चाहे 6 है, जितनी भी बेटियां हैं, उन सब बेटियों को कुल भाग, कुल प्रॉपर्टी का 2/3 सॉरी 1/3 हिस्सा मिलेगा। चाहे 2 बेटियां हैं, चाहे 4 है, चाहे 6 है, उन सबको मिलाकर 1/3 हिस्सा मिलेगा। लड़कियां ज्यादा है और बेटे भी हैं तो 1/3 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये था उत्तराधिकार में महिलाओं का हिस्सा। उत्तराधिकार में हिंदुओं की तरह मुसलमानों में बेटी को बराबर का हक नहीं है। वो ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे भाइयों को इतना मिल रहा है तो मुझे भी इतना मिलना चाहिए। मुस्लिम विधि में महिलाओं को बराबर का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, और इसके साथ में वो अधिकार पूर्वक, हिंदुओं में तो क्या है, बच्चा जब गर्भ में आता है तभी उसका अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि वो उसका उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी हो जाता है। जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है वो उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन मुसलमानों में क्या है कि जब जिसकी संपत्ति है उसकी मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार का उद्भव होता है, या उत्तराधिकारी के अधिकारों का जन्म होता है। यानी उससे पहले जिसकी संपत्ति है, उसकी मृत्यु से पहले कोई भी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो अधिकार पूर्वक अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि कई ऐसे होते हैं कि हमें हमारा हिस्सा दे दो, तो कोई भी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी ये मांग नहीं कर सकता कि आप अपनी प्रॉपर्टी में मुझे मेरा हिस्सा दे दो या बंटवारा कर दो। बंटवारे का भी अधिकार नहीं है मुसलमानों में। अगर फादर जिसकी संपत्ति है वो सहमति से, स्वेच्छा से संपत्ति का बंटवारा कर देता है तो अच्छा है, लेकिन कोई मांग नहीं कर सकता कि मुझे संपत्ति में हिस्सा चाहिए। यानी अगर जिसकी संपत्ति है फादर की, पिता की, वो सहमति से किसी को गिफ्ट भी कर सकता है, बच्चों को वसीयत भी कर सकता है, दान भी दे सकता है। दान दे दी, जिसके पास संपत्ति गई वो उसका मालिक हो जाता है। ये जो भी तौफीक बल्कि है, इन्होंने कहा प्रॉपर्टी के मामले में बेटी का जन्म लेने से हिस्सा बन जाता है, ये हिंदुओं में है, मुसलमानों में नहीं है। मुसलमानों में पैतृक संपत्ति जैसा कोई प्रोविजन नहीं है, वो मांग नहीं कर सकती। वो खुद की खरीदी हुई, मान लो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति है और उसने जीवन भर काम किया, प्रॉपर्टी खरीदी, बेची, जो भी की, वो ये जब तक जीवित रहेगा वो सारी की सारी संपत्ति उसके पास रहेगी। अगर ए ने किसी को गिफ्ट कर दी तो उसके पास जाएगी। ए के बेटे या बेटी कोई भी उसमें सह-अधिकार यानी अधिकार पूर्वक मांग नहीं कर सकते हैं। तलाक का आगे बताती हूं मैं, ठीक है। ये तो उत्तराधिकार की कोई भी व्यक्ति मांग नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद में आता है डाइवोर्स। मुस्लिम विधि में क्या था पहले कि पति तलाक दे सकता था। मुस्लिम विधि में डाइवोर्स के भी अलग अलग तरीके हैं। मैं डाइवोर्स शब्द बोल रही हूं, तलाक नहीं बोल रही हूं। मैं डाइवोर्स शब्द बोल रही हूँ, यानी विवाह विच्छेद के अलग अलग तरीके हैं। पति दे सकता है, पत्नी दे सकती है, पारस्परिक सहमति यानी रजामंद होके भी वो तलाक ले सकते हैं, या कोर्ट के द्वारा वो तलाक ले सकते हैं, विवाह विच्छेद करवा सकते हैं। तो पहले वाली जो विधि थी, यानी प्राचीन जो विधि थी, पुराना जो कानून था, उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष को अधिकार दिया गया था तलाक देने का। तलाक सिर्फ और सिर्फ पुरुष दे सकता था। अब तलाक भी दो प्रकार का होता है, तलाक सुन्नत भी होता है, तलाकुल बिद्दत भी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है, नया जो कानून आया है, नई जो मुस्लिम विधि आई है, उसमें महिला भी
तलाक ले सकती है। महिला भी तलाक ले सकती है, मैं विवाह विच्छेद नहीं बोल रही हूँ, तलाक ले सकती है। यानी निकाह करते समय अगर कोई पुरुष पति अपनी पत्नी को ये कह दे कि अगर मैं ये शर्त पालन नहीं करता हूँ तो आप मुझसे तलाक ले सकती हैं। यानी यहाँ पर नया जो मुस्लिम विधि है या नया जो मुस्लिम कानून है उसमें पत्नी को तलाक लेने का अधिकार है। इसको बोलते हैं तलाक़े तफवीज, तलाक़े तफवीज बोलते हैं इसको। इसके बाद में आता है पारस्परिक सहमति से भी विवाह विच्छेद किया जा सकता है। यानी पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के साथ में खुश नहीं है, वो दोनों ही अगर अलग होना चाहते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम विधि यानी भारत में जो मुस्लिम विधि प्रचलित है वो ये प्रावधान करती है, यानी वो बताती है, यही है खुला जो मैं बता रही हूँ कि मुस्लिम विधि में पारस्परिक सहमति से तलाक लिया जा सकता है। अब पारस्परिक सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से, यानी दोनों ही रजामंद हैं तो वो तलाक ले सकते हैं। खुला इसका एक प्रकार है जिसमें क्या है, महिला ऑफर करती है पति को कि भाई आप मुझे तलाक दे दो, इसके बदले में मैं अपनी मेहर की राशि छोड़ रही हूँ या कुछ धनराशि या संपत्ति आपको देती हूँ, इसके बदले में आप मुझे तलाक दे दो। अगर पति वो धनराशि ले लेता है या मेहर की राशि स्वीकार कर लेता है वापस, तो वहां पर खुला बोलते हैं इसको। खुला द्वारा यानी पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक किया जा सकता है, इसको खरीदा हुआ तलाक बोलते हैं। खरीदा हुआ विवाह विच्छेद या खरीदा हुआ तलाक बोलते हैं, ठीक है। तलाक और खुला का जो मैं एक यूट्यूब चैनल है उसमें आप पूरा समझ सकते हैं कि तलाक और खुला में क्या अंतर है, क्या फर्क है, उसको यहाँ डिस्कस मैं पूरा नहीं कर सकती, बहुत लेंथी है, ठीक है। मैं आपको लिंक बता दूंगी लास्ट में कि कौन सा लिंक है कि तलाक और खुला में या जो क्या फर्क है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल है, मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट इसके बाद में आता है कि वो पारस्परिक सहमति से तो विवाह विच्छेद कर ही सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1986 यानी मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1986 एक अधिनियम आया। इस अधिनियम में पहले तो क्या है, सिर्फ पुरुष ही तलाक दे सकता था, महिला को कोई अधिकार नहीं था कि वो तलाक ले ले या विवाह विच्छेद करवा ले। 1986 में ये एक कानून आया, एक अधिनियम आया, इसमें महिला को अधिकार दिया गया कि वो अगर पुरुष के से विवाह विच्छेद, मैं तलाक शब्द नहीं बोल रही हूँ, विवाह विच्छेद करवाना चाहती है तो 9 आधार हैं, उन 9 आधारों में से अगर कोई भी एक ऐसा आधार उत्पन्न हो जाए तो वो कोर्ट की मार्फत, न्यायालय के मार्फत विवाह विच्छेद करवा सकती है। जैसे 9 आधार क्या क्या हैं जिन पर महिला विवाह विच्छेद करवा सकती है कोर्ट की मार्फत। सबसे पहले आता है कि अगर किसी महिला का पति 4 वर्ष तक लापता रहे, उसका कोई अता पता ही नहीं है, 4 वर्ष से वो गुमशुदा है, तो महिला कोर्ट जा सकती है। या कोई महिला है जिसका उसका पति 2 वर्ष तक भरण पोषण नहीं कर रहा, मेंटेनेंस नहीं दे रहा, उसको खर्चा नहीं दे रहा, जो मूलभूत आवश्यकता है वो ही नहीं दे रहा, तो महिला कोर्ट से विवाह विच्छेद करा सकती है। या दाम्पत्य अधिकारों की पालना नहीं कर रहा, बच्चों का भरण पोषण नहीं कर रहा, या विवाह की जो ड्यूटीज होती है वो पूरी नहीं करता है 3 वर्ष तक, तो महिला विवाह विच्छेद करवा सकती है। या नेक्स्ट आता है, चौथा पॉइंट है, पति को 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक का कारावास हो गया, यानी जेल की सजा हो गई, सजा अंतिम होनी चाहिए, तो महिला विवाह विच्छेद करवा सकती है। पति की नपुंसकता पे, पति पागल है 2 वर्ष से, कुष्ठ रोग है या अन्य कोई रोग है, रतिजन्य रोग है 2 वर्ष से, तो वो विवाह विच्छेद करवा सकती है। या एक आता है
ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी खयारुल बुलूग, यानी किसी महिला का निकाह 15 वर्ष की आयु से पहले उसके संरक्षक, उसके गार्जियन यानी पिता या पितामह, दादा द्वारा, पिता या दादा के द्वारा निकाह करवा दिया गया था और महिला ससुराल में आई नहीं, अभी तक ससुराल आई नहीं, 15 वर्ष की आयु से पहले कराया, तो महिला को राइट है, यानी 15 वर्ष की आयु जब वो प्राप्त कर लेगी, उस आयु 15 वर्ष की आयु से लेके 18 वर्ष की आयु तक वो विवाह विच्छेद, यानी उस विवाह को जो उसके गार्जियन, उसके पिता या दादा ने करवाया था, उससे इनकार कर सकती है, उसे अमान्य कर सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी खयारुल बुलूग का। ज्यादातर जो डाइवोर्स होते हैं मुस्लिम्स में, वो जो बच्चियां हैं जिनका विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले करवा दिया जाता है, वो इसी के माध्यम से विवाह विच्छेद करवाती है। और एक अन्य आधार ये है कि अगर क्रूरता करता है, अगर कोई पति या पति का नातेदार चाहे शारीरिक क्रूरता करे, चाहे मानसिक यानी मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, या कोई मेंटली परेशान करता है, तो भी महिला को अधिकार है कि वो विवाह विच्छेद करवा सकती है। अब आता है ट्रिपल तलाक। तलाक क्या होता है? तलाक दो तरीका का होता है, एक तो होता है तलाकुल सुन्नत, एक होता है तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत को तो मान्यता दी गई है कि इस तरीके से तलाक दिया जा सकता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, लेंदी है, बहुत बड़ा है, इसलिए। तलाकुल बिद्दत क्या होता है? जैसे तिहरा तलाक या ट्रिपल तलाक बोलते हैं कि एक व्यक्ति 3 बार तलाक 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 कह दिया तो तलाक हो गया, ये पहले था। अब बन गया, एक कानून बन गया 2019 में, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण 2019, यानी ट्रिपल तलाक या तिहरे तलाक को बैन कर दिया गया 2019 में। अब कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक यानी तलाक तलाक या मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूं, तो वो तलाक होगा नहीं, वहां इस ट्रिपल तलाक को मान्यता नहीं दी गई है। पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है तलाक में, तलाकुल सुन्नत है वो कोर्ट के द्वारा करवाया जाता है। तलाकुल बिद्दत में क्या है? अगर कोई व्यक्ति कह देता है अपनी पत्नी को मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ या तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक होता नहीं है, अब उस तलाक को मान्य नहीं किया गया है, वो विवाह वैसे ही रहेगा, वो मैरिज वैसे ही रहेगी। और अगर किसी पुरुष ने कह दिया ट्रिपल तलाक और पत्नी कोर्ट में या थाने में चली जाती है, तो उसके पति को, जिसने ट्रिपल तलाक दिया था, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये एक कॉग्निजेंस ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, यानी इसमें पुलिस को वारंट लाने की भी आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट आके उसको गिरफ्तार कर सकती है। और अगर किसी पुरुष ने ट्रिपल तलाक दिया है और महिला कोर्ट चली जाती है, तो अब तलाक देना एक अपराध बन गया, ट्रिपल तलाक देना अपराध बन गया है। उसके लिए सजा, दंड का भी प्रावधान किया गया है। जैसे अगर किसी पुरुष ने ट्रिपल तलाक कह दिया, तो उसको 3 वर्ष तक का कारावास यानी 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 3 वर्ष तक अधिकतम टाइम पीरियड है, यानी 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी अब कोई व्यक्ति अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो वो अपराध है, ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता, अब उसे तलाक लेना ही है। ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। अगर उसे तलाक देना ही है
तो वो तलाकुल सुन्नत के तरीके से दे, वो कोर्ट के द्वारा करवाया जाता है। वो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बता दूंगी कि उसमें तलाकुल सुन्नत कैसे होता है, ठीक है। ये तो महिलाओं के अधिकार थे, ये महिलाओं के अधिकार थे कि उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। अब आते हैं महिलाओं की कुछ ड्यूटी भी होती है, यानी उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार ही अधिकार है, अधिकार के साथ जुड़ा हुआ कर्तव्य भी आता है। ऐसा नहीं है कि आप एक हाथ से सारे अधिकार ले लो तो दूसरे हाथ में कुछ कर्तव्य भी आएंगे। आप महिला कह दिए मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, तो दूसरे का यानी पुरुष का या उसके माता पिता का, सास ससुर का, दूसरे का तो कर्तव्य है कि शिक्षा प्रदान करना महिला का अधिकार है, तो माता पिता का कर्तव्य है। तो महिलाओं के अधिकार है, उसके साथ में उसके कुछ ड्यूटी भी आती है। जैसे कि कोई भी महिला है वो अपने वृद्ध जनों यानी जो भी एजेड लोग हैं, चाहे माता पिता है, चाहे ससुर सास ससुर है, उन सब का भरण पोषण करने के लिए अगर महिला सक्षम है तो वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसका भरण पोषण करे। कोई महिला ये नहीं कह सकती कि मैं तो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, या मैं इनको भरण पोषण मैं क्यों रोटी गाला, ऐसा नहीं कह सकती। वृद्ध माता पिता सास ससुर का ये अधिकार है कि अगर कोई महिला या पुरुष, चाहे बहू बेटे कोई भी, अगर उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं इंडियन लॉ फॉलो होता है। इस्लामिक लॉ सिर्फ पर्सनल चीजों पे लागू होता है, इंडियन लॉ फॉलो करना होता है हमें। पर्सनल लॉ सिर्फ कुछ चीजों पर लागू होता है, ठीक है। इसके यानी वृद्ध सास ससुर कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे बहू बेटे हमारा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे बहू बेटों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। कोर्ट ऑर्डर दे सकती है इसका भरण पोषण आप करो, यानी सास ससुर या माता पिता जो भी भरण पोषण है आप पर आधारित है, उनका भरण पोषण करने की ड्यूटी है। अब महिला कह रही है कि मैं भरण पोषण मेरा पर करो, मेरा करो। एक तो ये था अधिकार था। अगर किसी महिला का पति असक्षम है कमाई करने में, खुद का भरण पोषण करने में असक्षम है, तो उसकी पत्नी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण तो करे ही करे, उसके साथ में अपने पति का भी भरण पोषण करे। अगर पति सक्षम नहीं है तो पत्नी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पति का और बच्चों का भरण पोषण करे, ठीक है। एक आता है कि पत्नी की या हर महिला की ये जिम्मेदारी हो जाती है, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों जो अवयस्क है, यानी जो वयस्क मेजर नहीं हुए हैं, अवयस्क बच्चों या जो मेजर हो गए या जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उनका भरण पोषण करने की भी जिम्मेदारी महिला की आ जाती है। इसके बाद में विवाह कायम है और पति के द्वारा अगर युक्त कोई आदेश दिया जाता है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो उस ऑर्डर को मानने के लिए या उसको फॉलो करने के लिए पत्नी जिम्मेदार बाउंड हो जाएगी, बाध्य होती। युक्त आदेशों का ऐसा नहीं है, अयुक्त ऑर्डर मानने के लिए बाउंड नहीं है, वो युक्त ऑर्डर मानने के लिए पत्नी बाउंड है, जिम्मेदार दायित्वधीन है, यानी उसको इन ऑर्डर्स का पालन करना ही होता है। तो ये थे पत्नी की ड्यूटीज, अधिकार और ड्यूटीज, ठीक है। ये सिर्फ मैंने अपना कोई बात इसमें विचार नहीं रखा है, इन सब ये देश का कानून या पर्सनल लॉ देश का कानून या पर्सनल लॉ ये कानून बताता है, ये कानूनी अधिकार थे, मेरे व्यू इसमें नहीं थे, ठीक है। अब मेरा एक व्यू है या रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हमारे समाज में महिलाओं की क्या बच्चियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, शादी जल्दी कर दी जाती है। तो शादी करने से
उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना, एजुकेशन प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है, तो उन्हें एजुकेशन प्राप्त होना चाहिए। और ये एजुकेशन शिक्षा से बाधित मैरिज शादी होने से बाधित नहीं होना चाहिए। शादी होने से ससुराल वालों पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि जो महिला या जो बच्ची पढ़ना चाहती आगे, उसे पढ़ाया जाना चाहिए। हम अपने बच्चों को, लड़कों को भी तो पढ़ाते हैं, तो हम अपनी बहू को क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? बहू को भी पढ़ाना चाहिए। हम बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटे को पढ़ा रहे हैं, तो बहू को क्यों नहीं पढ़ा सकते? जैसा कि अख्तर साहब ने पहले वीडियो में बताया था कि मेरी शादी 2002 में हो गई थी। तो शादी होने के टाइम मैं सिर्फ 12th क्लास में थी। 12th क्लास के बाद 12th तक की शिक्षा मेरे पापा अखलाक अहमद खिलजी हैं, उन्होंने मेरे को बहुत ही मोटिवेशन किया कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। उनका ये मानना था, मेरे फादर का ये मानना है कि अपनी बेटी को कम से कम इतना पढ़ाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, किसी की मोहताज नहीं रहे। कोई जरूरी नहीं है आप सरकारी नौकरी लगो, कम से कम इतना तो पढ़ो कि वो किसी की मोहताज नहीं रहे। कल को सिचुएशन क्या होती है वो कोई नहीं जानता। तो अपनी बेटी को कम से कम, जब तक वो पीहर में है, जब तक शादी नहीं हो जाए, तब तक मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ाएं उन्हें। मेरे फादर ने 12th में शादी की मेरी, लेकिन 12th तक की जो पढ़ाई थी उन्होंने बहुत ही मोटिवेशन किया कि नहीं आपको पढ़ना है। बाकी कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा क्या करना है पढ़ लिख के, करना तो ससुराल का काम ही है, झाड़ू पोंछे करना है, घर का काम करना है, तो क्या पढ़ाई करने से ये काम करना छूट थोड़ी जाता है? नहीं, मेरे पापा की जो सोच थी उन्होंने इसको कहा नहीं, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और हमें पढ़ाया। ना केवल मेरे को पढ़ाया बल्कि हम 4 बहन भाई हैं और चारों को ही पढ़ाया। सिस्टर है जो CA फाइनल के एग्जाम दे रही है, दोनों भाई हैं, एक ग्रेजुएशन किया हुआ है बड़ा और छोटा LLM किया हुआ है लॉ में। शादी होने के बाद में ससुराल वालों ने, खास तौर में हस्बैंड ने और ससुराल वालों ने फुली सपोर्ट किया मुझे पढ़ाने के लिए। और सपोर्ट के साथ साथ में मेंटली सपोर्ट सबसे ज्यादा है। आर्थिक सपोर्ट तो होता ही होता है, उसके साथ साथ में मेंटली सपोर्ट के नहीं आप पढ़ो, घर का काम करना है, घर का काम करने से पढ़ाई बाधा नहीं आती है। घर का काम आप 4 घंटे की वजह अगर पढ़ना है तो 2 घंटे में करो, आप 2 घंटे में करो। पढ़ना मस्ट जरूरी हो जाता है जो पढ़ना चाहता है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़वा सकते, लेकिन उसको मोटिवेशन तो कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित तो कर सकते नहीं आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब हम एक ही बात को बार बार कहेंगे तो उसके दिमाग में कुछ तो क्लिक करेगा, यानी वो थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो लड़कियों को शादी के बाद में ससुराल वालों को पढ़ाना जरूरी होता है। जैसा कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे फुली सपोर्ट किया और मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि मैं आज गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और जो मेरी रैंक आई थी वो 4th रैंक थी, वो सारी मैंने मेहनत की, लेकिन जो सपोर्ट था और साथ साथ में मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मुझसे ज्यादा मेहनत मेरे हस्बैंड ने की है। तो पढ़ाना जरूरी होता है लड़की को। हाँ, मैं मानती हूँ कि सभी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, लेकिन जो पूरा ही डूब जाए कि नहीं हमें तो मेहनत करनी ही है, हमें तो पढ़ना ही है, तो वो जॉब लग सकता है, जॉब लगेगी उसकी। अगर उसने एक ठान लिया, लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही, और बाय चांस कोई ठानता ही नहीं है या आगे तक पढ़ता ही नहीं है, तो कम से कम ग्रेजुएशन तक लड़कियों को जरूर पढ़ाना चाहिए।
ये ससुराल वालों और पीहर वालों दोनों की जिम्मेदारी है। महिला का तो अधिकार है, पर ससुराल वालों और पीहर वालों की जिम्मेदारी है कि कम से कम वो ग्रेजुएशन तो लड़की को कराए, ताकि वो स्वयं नौकरी ना लग सके तो कम से कम अपने बच्चों को तो इतना एजुकेशन दे दे, अच्छे संस्कार दे दे, सही गलत की फर्क उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। और जो बच्चों को संस्कार दिए जाने हैं, बच्चों को जो शिक्षा दी जानी है, वो उचित शिक्षा देगी, ट्यूशन का खर्च बच जाएगा। तो कम से कम वो अपने बच्चों को तो अच्छी प्रकार से शिक्षित कर ही सकती है। और महिला अगर पढ़ी हुई होगी तो वो 2 घरों की शान होगी। थैंक यू सो मच। इसके बाद में अगर कोई कमेंट है आपके, वो मैं सारे आंसर रिप्लाई कर दूंगी। 555 वाले जो फोन नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चंस हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है सलीम सोलंकी नाम से, जिसमें विवाह यानी मुस्लिम विवाह से संबंधित क्या क्या प्रोविजन है, सलीम सोलंकी SALIMSOLANKI। ठीक है, ये सलीम सोलंकी नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मुस्लिम विवाह के क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं, इद्दत क्या होती है, यानी मुस्लिम लॉ से संबंधित प्रावधान है, वो इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।